अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब हजरात खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज़ उबैद और मैं आपके लिए लाया हूँ 9th क्लास का मैथ, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे इस चैप्टर की टोटल 4 एक्सरसाइज हैं और एक रिव्यू एक्सरसाइज है। उस लिहाज से मेरे इस चैप्टर के 5 लेक्चर्स होंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4.1 को, सेकेंड लेक्चर के अंदर 4.2 को, थर्ड लेक्चर के अंदर 4.3 को और फोर्थ लेक्चर के अंदर हम 4.4 को डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 है वो हमारा रिव्यू एक्सरसाइज के हवाले से होगा। मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जितने भी आपके होमवर्क के क्वेश्चन, क्लास वर्क के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, बारी बारी एक्सरसाइज के अंदर हम उन तमाम क्वेश्चंस को डील करेंगे। आप हजरात की आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन के हवाले से क्वेश्चन का नंबर और पार्ट नंबर मेंशन किया हुआ है। जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड होगा, आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर उस टाइमलाइन को क्लिक करना है और जैसे ही आप उस टाइमलाइन को क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से 4.1 एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए। आप इन तमाम क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड और 4 पार्ट है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका एमसीक्यूज के लिहाज से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड और 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट और थर्ड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे ऑनवर्ड सॉल्यूशन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट, थर्ड और 4 पार्ट है जो सॉल्यूशन के एतबार से है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फर्स्ट, थर्ड और 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आपके स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 5 को बीच में से स्किप कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने नहीं लिखा। ये तमाम के तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में कुछ होमवर्क में और कुछ क्लास वर्क में मेंशन थे। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हमें पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं। इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जिसमें हर वेरिएबल के एक्सपोनेंट 0 और पॉजिटिव इंटीजर 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। मतलब क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल यूज होते हैं उन तमाम वेरिएबल में से हर वेरिएबल की पावर एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर वो 0 होनी चाहिए, यानी एक ऐसा कांस्टेंट आ जाए जिसके साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल ना हो, तो वहां पे हम वेरिएबल की पावर को 0 कंसीडर करते हैं। तो या तो वेरिएबल की पावर 0 आ जाए या फिर पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। अगर इनके अलावा, इस कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन अगर पावर में आ जाए तो इट मींस कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास है 3x³ - 4x² - x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैंने बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि आपके जो भी एक्सप्रेशन आ जाए उस एक्सप्रेशन में हर एक वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां हमें इंटीजर का पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर से क्या मुराद है। +1 +2 +3 ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पे मैं अगर इस इंटीजर के अंदर 0 को शामिल करता हूं तो मेरे पास होल नंबर का सेट भी बन सकता है। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो मेरे पास सेट के एलिमेंट्स है ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम दोनों में से कोई एक बात भी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल, हर एक वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाए या 0 आ जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर में से हो। तो जब भी हम ये देखें कि हमारे एक्सप्रेशन में हर एक वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर में से या होल नंबर में से है तो इट मींस कि ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो यहां हम 1 बाय 1 चेक करते हैं क्या हर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर में से है। तो 3x³ में x³ हमारे पास 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है।
2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर 1 है पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसकी जब हम पावर देखते हैं तो x की पावर 1/2 आ रही है, क्योंकि जब भी रेडिकल साइन आप हटाते हैं तो आप उसको पावर में चेंज करने के लिए जो भी उसके इंडेक्स में होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो 1/2 पावर इसकी आती है। तो 1/2 हमारे ना तो होल नंबर में से है ना ही हमारे इंटीजर में से है, तो इसका मतलब ये कि हमें यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, हमें यहीं पता लग जाना चाहिए कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे मैं लास्ट टर्म के बारे में भी आपको बता देता हूं कि एक कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल ही होता है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ भी एक ऐसा वेरिएबल हम कंसीडर कर सकते हैं जिसकी पावर 0 है। हम वो कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, x की पावर 0 कंसीडर कर सकते हैं, y की पावर 0 कंसीडर कर सकते हैं, z की पावर 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो जिस वेरिएबल की पावर भी आप 0 कंसीडर करते हैं तो वहां पे आपके एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 के रूल के अकॉर्डिंग वहां पे आंसर क्या होगा 1। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर हमारे पास 3 ही आएगा, लिहाजा एक कांस्टेंट नंबर भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। अब आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अगर ये सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाता है तो हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, जस्ट इतनी सी आपने स्टेटमेंट लिखनी है, पॉलिनोमियल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पे आ जाए तो 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8, ये वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब आप देखें कि वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है और वहां पे उसकी पावर पॉजिटिव है, तो इट मींस कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं 2x माइनस 1 टोटल बेस को ऊपर शिफ्ट करता हूं तो इसके होल पावर का साइन चेंज होकर -1 बन जाएगा। तो जैसे ही हमने कहा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर, होल पावर हो या इंडिविजुअल पावर हो, वो अगर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, लिहाजा ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहां पे लिख देते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल, बस इतनी सी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, जिसमें आपसे पूछा यह गया है कि ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है, कौन सा नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन को पहले हम समझ लेते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाए p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में आ जाए, जिसमें p ऑफ x और q ऑफ x दोनों के दोनों पॉलिनोमियल हो और q ऑफ x यानी डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा। तो दोबारा से मैं बताता हूं, p ऑफ x और q ऑफ x दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली पॉलिनोमियल होना चाहिए। यानी p ऑफ x अलग से एक पॉलिनोमियल नजर आना चाहिए, q ऑफ x अलग से एक पॉलिनोमियल नजर आना चाहिए। तो पॉलिनोमियल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम इंडिविजुअली इनको चेक करते हैं। हमारे पास ऊपर जो x की पावर आ रही है एक्चुअली वो 1/2 आ रही है। अगर मैं इसे पावर में चेंज करता हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करता हूं, तो मेरे पास x की पावर 1/2 आ रही है। तो इट मींस कि मेरा ऊपर वाला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर हम नीचे वाला चेक करें तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी हमारे वेरिएबल की पावर 1/2 आ रही है। तो इट मींस कि ना तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है ना ही नीचे वाला पॉलिनोमियल है, तो लिहाजा ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम क्या इसके लिए स्टेटमेंट छोटी सी एक लिखेंगे, नॉट अ रैशनल। उसने में ये पूछा था कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये आप अगर सॉल्यूशन में आता है तो आप इस तरीके से इसको लिख दें, ये हमारा सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए तो ऊपर वाले को हम इंडिविजुअली चेक करते हैं, क्या हर एक वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। यहां पे 2 आ रही है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर में से, यहां पे 1 पावर आ रही है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर में से, और 9 के साथ हम कोई भी वेरिएबल कंसीडर करते हुए 0 पावर ले सकते हैं। तो अगर हम x भी इसके साथ कंसीडर करते हैं तो x की पावर 0, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, लिहाजा ये टोटली हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो p ऑफ x भी पॉलिनोमियल बन गया। अब हम q ऑफ x को भी चेक करते हैं। x स्क्वायर हमारे पास पावर 2 आ रही है तो पॉजिटिव इंटीजर में से है। 9 के साथ फिर वही बात, एक ऐसा वेरिएबल कंसीडर कर लें जिसकी पावर 0 है, तो एक्चुअली ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये कंप्लीट p ऑफ x भी पॉलिनोमियल बन गया, q ऑफ x भी पॉलिनोमियल बन गया, लिहाजा ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है और इसमें q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो आप यहां पे लिख देंगे इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा क्योंकि हमारे पास ऊपर वाला भी एक p ऑफ x
पॉलिनोमियल है और नीचे वाला क्यू ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन के क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 120x² y क्यूब z रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 30x क्यूब y z स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सिंप्लीफाई करना है। सिंगल फ्रैक्शन आ जाए तो आपने क्या करना है, उसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के बाद आपने उसकी कैंसिलेशन करनी है। कैंसिलेशन के बाद जो आपका बाकी आंसर आएगा उसमें बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके कोई भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक रैशनल एक्सप्रेशन बनाना है, उसके लिए जरूरी है कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे वाले एक्सप्रेशन में से भी हर एक वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। बस इस बात का ख्याल करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। चले जी आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो 120x² y क्यूब z रेज़ टू द पावर 5, आपने पहले क्वेश्चन को रीराइट करना है 30x क्यूब y z स्क्वायर। तो सिंपल काम क्या करना है आपने, 120x², मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाली तमाम बेसिस की पावर को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां आपके किसी बेस की पावर बड़ी आ रही है, छोटी पावर को बड़ी पावर के पास लेके जाएं, ये भी ठीक है। आप तमाम पावर को ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, ये भी ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, तमाम वेरिएबल की पावर को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। जैसे मैं नीचे वाली बेस की पावर को ऊपर शिफ्ट करूंगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये रूल आपने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर के अंदर। तो 2 - 3 हो जाएगा, y की पावर 3 - 1 हो जाएगा और z की पावर 5 - 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास जब पावर शिफ्ट हो गई तो नीचे से वेरिएबल भी रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक 30 नंबर बचेगा। 30 को भी हम 0 को 0 से कैंसिल करते हुए 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 4 और x की पावर -1 आ जाएगी, y की पावर 2 आ जाएगी और z की पावर 3 आ जाएगी। अब इनमें एक वेरिएबल ऐसा है जिसकी पावर नेगेटिव आ रही है और मैंने कहा था कि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इनको पॉजिटिव पावर के साथ लिखा जाए। तो लिहाजा मैं क्या करता हूं, 4y² z क्यूब डिवाइडेड बाय x को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में जैसे मैं शिफ्ट करूंगा इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास है x + y होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x - y होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीराइट कर रहा हूँ, x + y होल स्क्वायर माइनस 4xy होल डिवाइडेड बाय x - y होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, ऊपर वाला फार्मूला, यहाँ पे हमारा एक फार्मूला यूज हो रहा है a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये फार्मूला हमारे पास होता है x² + y² + 2xy। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, a² + b² + 2ab की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। -4xy हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया और x - y होल स्क्वायर को मैं एज इट इज लिखता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको आप थोड़ा सा जरा टिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को आप x - y जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है इसका स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास फैक्टराइज्ड है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को फर्दर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + y² - 2xy, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी x - y होल स्क्वायर आ रहा था। अब आप देखें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करूं, तो मैं इसके दोबारा से फैक्टर बनाता हूं। इसको मैं क्लोज करके लिख सकता हूं x - y होल स्क्वायर। जिस तरह मैंने यहां पे प्लस वाला फार्मूला ओपन किया, a² + b² + 2ab के फॉर्म में लिखा, इसी तरह जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये बन जाएगा a - b होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास x - y होल स्क्वायर आ रहा है, x - y होल स्क्वायर की फॉर्म में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू ऊपर नीचे आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से पैटर्न हो सकते हैं, बहुत से मेथड हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड सबसे इजी लगता है। एक्चुअली जो मेथड आपको सबसे इजी लगता है वही आपके लिए सबसे बेहतर है। लिहाजा ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8। सिंपली हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करना है और आफ्टर फैक्टराइजेशन हमने इनकी देखनी है, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन के लिए जरूरी है कि आपकी टोटल वैल्यू ऊपर वाली जो आपके ब्रैकेट के फॉर्म में अंदर आ रही है वो सारी की सारी वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मैच होनी चाहिए, तभी आप इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो आफ्टर कैंसिलेशन जो भी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8। यहां पे इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे बेसिक फार्मूले यूज हो रहे हैं, वो फार्मूले आपको आने चाहिए, तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको फार्मूले भी बताऊंगा, उन्हीं फार्मूलाज को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन के हवाले से जो आ रहे हैं ये भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो हमने क्या करना है, जस्ट हमने क्या करना है, एक फार्मूले की फॉर्म बनानी है। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। मैं हमेशा इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखने के बाद क्लोज करता हूं ताकि आपके फार्मूले की फॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, दो ब्रैकेट खाली छोड़नी और आखिर में आपने सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है। तो यहां पे आपके पास सेकेंड टर्म क्या आ रही है 4, और 4 किसका स्क्वायर बन सकता है, 2 का स्क्वायर बन सकता है। और ये जो ब्रैकेट आपको एम्प्टी नजर आ रही है, जो खाली ब्रैकेट नजर आ रही है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपने फर्स्ट टर्म की बेस लिखनी है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपने सेकंड टर्म की बेस लिखनी है। ये सेकंड टर्म है और इसकी बेस हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। जबकि डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करने के लिए हमें 2 को कॉमन लेना होगा। जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये मेरी रिमेनिंग वैल्यू आ गई। ऊपर कंप्लीट एक फार्मूले की फॉर्मेशन बन चुकी हुई है। इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दरमियान में माइनस कहां से लिखा जाता है। तो एक्चुअली याद रखें, माइनस का साइन या प्लस का साइन आपने 2 के साथ देखकर लिखना है। ये फार्मूले का 2 होता है, इस 2 के साथ प्लस का साइन होगा, मिड में प्लस लगा दे। इस 2 के साथ माइनस का साइन है, मिड में माइनस लगा दे। और जब आप स्क्वायर की 2 टर्म्स को चूज करना चाहते हैं तो आपने स्क्वायर वाली टर्म्स को देखना है। आपके ये जो फार्मूले की फॉर्मेशन बनी हुई है, इसमें स्क्वायर वाली टर्म आपकी फर्स्ट है और स्क्वायर वाली टर्म आपकी लास्ट है। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे। जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू x माइनस 2। एक्चुअली ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये बहुत दफा यूज होने वाला फार्मूला है। मैं आपके सामने इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट किस्म की लिख देता हूं। जब भी आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरीके से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो 4 जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसे आप एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिख दें। इसी तरह आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो 9 जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसे आप एक दफा माइनस में एक दफा प्लस लिख दें। और इस तरह के बेशुमार नंबर्स आपके पास आ सकते हैं। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए में कोई भी आपका नंबर आ जाए तो उस नंबर को आप एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लिख सकते हैं। तो लिहाजा यहां पे हम देख रहे हैं कि 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। उस 2 को एक दफा मैं नेगेटिव लिख रहा हूं और एक दफा मैं पॉजिटिव फॉर्म में लिख रहा हूं। तो जैसे मैं नेगेटिव फॉर्म में लिख रहा हूं तो मेरा ये वाला जो स्क्वायर है ये x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर रहा है। ये स्क्वायर कैंसिल करने का मतलब ये कि मैं इसका एक फैक्टर बीच में से रिड्यूस कर रहा हूं, उसको बीच में से कम कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं। तो आफ्टर कैंसिलेशन जो मेरे पास वैल्यू बच रही है वो न्यूमरेटर में x माइनस 2 बच रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स प्लस 2 बच रहा है। इसको आप फर्दर नीचे वाले को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 4। ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं साथ साथ फार्मूलाज को भी डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इन फार्मूलाज को भी साथ साथ नोट करते जाए और इनकी फॉर्मेशंस को भी आप देखते जाए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हमारे पास है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसकी इवैल्यूएशन करनी है। याद रखिएगा इवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा कि आपने x y z की प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है और एक न्यूमेरिकल आंसर लाना है। इसका मतलब है इवैल्यूएट करना। तो आपने क्या करना है, x की प्लेस पे 4, y की प्लेस पे -2 और z की प्लेस पे -1 पुट करना है और आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन आपके पास आंसर आएगा और वो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में मैं हमेशा क्वेश्चन को रीराइट करता हूं। मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5z रेज़ टू द पावर 4
होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी। हमने जस्ट क्या करना है, पुट करना है। x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू क्या है -2 है और z की वैल्यू हमारे पास है -1। इसको हम पुट कर देते हैं। जहां जहां हमें x नजर आ रहा है हमने उसे 4 से रिप्लेस करना है, y नजर आ रहा है -2 से रिप्लेस करना है और इसी तरीके से z जहां पे नजर आ रहा है -1 से रिप्लेस करना है। आप देख सकते हैं मैंने x को, y को, z को उनकी वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया। तो डिनोमिनेटर में भी आप देखें x की प्लेस पे 4 आ गया, y की प्लेस पे -2 आ गया, z की प्लेस पे -1 आ गया। 1 बाय 1 आप वैल्यू यहां से देखते जाएं और इसमें इंसर्ट करते जाएं। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, -2 का क्यूब हमारे पास -8 होता है। माइनस बेस के ऊपर पावर ऑड आ जाए, माइनस विल रिमेन सेम, तो यहां पे हमारे पास -5 एज इट इज आ जाएगा और -1 की पावर 4 हमारे पास +1 होगा। याद रखिएगा माइनस बेस के ऊपर पावर ऑड आ जाए माइनस का साइन रहेगा और माइनस बेस के ऊपर पावर इवन आ जाए माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और जितनी दफा भी आप इसको माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन प्लस में ही आएगा। तो डिपेंड करता है कि पावर ऑड नंबर है या पावर इवन नंबर है। ऑड में माइनस रहेगा, इवन में माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा यहां पे हमारे पास 1 पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर में हम 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8 आया, -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +8 आएगा। प्लस का साइन अमूमी तौर पे लगाया नहीं जाता, लिहाजा मैंने भी पॉजिटिव का साइन नहीं लगाया। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -128 और यहां पे आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो फर्दर स्टेप होगा हमारे पास, अगर सेम साइन आ जाए तो हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 133/8 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाने के लिए, एक मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 133 को अंदर रख के और 8 पे डिवाइड करते हैं। तो 8 1 8 आ गया, सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास 5 आ जाएगा, ऊपर से नंबर नीचे शिफ्ट करेंगे 53। 8 को 6 तक पढ़ने से हमारे पास ये आ रहा है 48 और फिर सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास 5 आ जाएगा। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप माइनस का साइन लगाएं, उसके बाद आपने आंसर ये वाला लिखना है, ये हमारे पास आंसर होता है। तो सबसे पहले 16 लिखे, अब आप एक बार लगा दें यानी कि फ्रैक्शन लगा दें। आप इसके डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा गया, तो 8 भी लिखा जा चुका है, 16 भी लिखा जा चुका है, क्या रह गया आपके पास, रिमाइंडर रह गया। ये रिमाइंडर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा तो हमारा ये फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा। -16 होल 5/8 हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा मिक्स फ्रैक्शन के साथ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। जैसा कि मैंने आपको स्मार्ट सिलेबस के हवाले से ये बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्किप कर दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में, तो इस वजह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को फिर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है x² - 49 × 5x + 2/x+7। यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं करते, वो समझते हैं कि डॉट एक मल्टीप्लीकेशन को ही शो करता है। तो एक्चुअली बिल्कुल डॉट मल्टीप्लिकेशन को जरूर शो करता है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, यहां पे ब्रैकेट यूज करनी है। उसका मतलब ये होगा कि आपका ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम डॉट सिर्फ लगाते हैं तो इट मींस कि हमारा सिर्फ 49 तो इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन x उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि x भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहां पे हमने ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। x² - 49 × 5x + 2 डिवाइडेड बाय x+7। तो सिंपली क्या करना है, आपने x² 49 को फैक्टराइज करना है। और हम ये फार्मूला एक पढ़ चुके हुए, जब भी हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसकी फॉर्मेशन हमारे पास a² - b² की फॉर्म बन रही हो, तो हम क्या करेंगे, उसे एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिखेंगे। तो यहां पे अगर आप गौर करें तो 49 को आप 7 का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप एक दफा इसके फॉर्मेशन भी बना सकते हैं, x² - 7 का स्क्वायर, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो जाए, क्योंकि इस तरह तो बिल्कुल एक स्टेप में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं x - 7 एक दफा माइनस में लिख दें, एक दफा प्लस में लिख दें। तो ये बिल्कुल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। 5x + 2/x+7 एज इट इज। अब मैं x+7 को x+7 से काटना चाहता हूं, लेकिन हमेशा याद रखें जब भी आप कहीं कैंसिलेशन करने लगे ऊपर नीचे, तो आप नीचे वाले पे ब्रैकेट लगा के कैंसिल करें, ताकि आपको ये श्योर हो कि आपने
पूरी एक ऐसी ब्रैकेट को उस दूसरी ब्रैकेट के साथ कैंसिल किया है जिसकी तमाम वैल्यूज आपके सिमिलर है। सम टाइम ये होता है कि हम ब्रैकेट के बगैर जब कैंसिलेशन कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट वहां पे ये समझ लेते हैं कि हमने किसी एक सिंगल वैल्यू को इसके साथ काटा है। हमने किसी सिंगल वैल्यू को इसके साथ कैंसिल नहीं किया, हमने एक्चुअली ये टोटल ब्रैकेट को, टोटल वैल्यू को इसके साथ कैंसिल किया है। तो आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2 आ रहा है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहे कर दें, वैसे आपके बुक में यही आंसर लिखा हुआ है तो आप यहां तक भी इसको छोड़ देते हैं तो तब भी आंसर आपका ठीक होगा। तो आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आंसर क्या बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35x, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 1 बाई 1, 7 टू 14 और यहाँ पे माइनस 14 आ गया। 5x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 14, ये हमारा कंप्लीट एक फाइनल सोल्यूशन होगा। बार कैफ आप यहाँ तक भी अगर इसे छोड़ देते हैं आंसर तब भी ठीक होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हमारे पास है x रेज टू द पावर 6 माइनस y रेज टू द पावर 6 ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेज पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस y रेज टू द पावर 4। आपने क्या करना है, इसको फार्मूला से सॉल्व करना है। और फार्मूले में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, वो है हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब। जब भी ये फॉर्मेशन आपके पास आ जाए तो आप इसे लिख सकते a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए साइन चेंज कर दे ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो फार्मूले की वो फॉर्मेशन ही नहीं बन रही जो मैंने आपके सामने लिखी है। तो एक्चुअली ये x की पावर जो 6 आपको नजर आ रहा है इसको आप ब्रेक करके x स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं। तो लिहाजा हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में आप क्वेश्चन को पहले रीराइट कर लें, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पे ये डिवाइड कर दें आप x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इस पे डिवाइड हो रहा है। अब मैं इसको इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूं, तो उससे सॉल्व करने के लिए मैं इसको ब्रेक करता हूं, इसकी पावर को ब्रेक करता हूं, एक्स स्क्वायर होल क्यूब कर देता हूं, फिर वाई स्क्वायर होल क्यूब कर देता हूं, जिससे मेरा ये फार्मूले की फॉर्मेशन बन जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहां पे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4 आ गया हमारे पास। अब देखें, सबसे पहले स्टेप के अंदर मैंने जस्ट इतना किया कि मैंने फार्मूले की फॉर्मेशन बनाई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बनाई है। तो जैसे ये फॉर्म बन जाए आपने क्या करना है, इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, आप क्या कर लें जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म लिखें, यहाँ पे आपकी एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म कंसीडर होगी और वाई स्क्वायर आपकी सेकंड टर्म कंसीडर होगी। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आपने लेना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑलरेडी एक स्क्वायर में है, तो इस पर जब मैं अगेन स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो ये x की पावर 4, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट साइन के साथ, मैंने फार्मूले में भी आपको ये बात बताई थी, आप इसको रिवर्स करके सुन सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट साइन के साथ आपने लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म ऑलरेडी स्क्वायर में है, जब इस पर मैं अगेन स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो ये y की पावर 4 बन जाएगी। ये हो गया, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, और ये रूल आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़े, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना पड़े, तो बाद वाली वैल्यू का आपका रेसिप्रोकल बन जाता है। तो यहां पे मैं इसका रेसिप्रोकल लिख देता हूं, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहां पे आ गया प्लस y की पावर 4। तो ये आ गया मेरे पास y की पावर 4। तो यहां पे आप अगर इस पे ब्रैकेट लगा के देखें तो आपके ये दोनों एक्सप्रेशन सेम बन रहे हैं, ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। ये मैं ब्रैकेट इसलिए एहतियातन लगाता हूं ताकि आपको लगे कि ये कंप्लीट एक ब्रैकेट कैंसिल हुई है, इसमें कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू मैंने कैंसिल नहीं की, कोई एक सिंगल वैल्यू कैंसिल नहीं की, बल्कि टोटल ब्रैकेट कैंसिल की है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो चुका। जब ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो चुकी है तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये था हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 5th पार्ट की तरफ।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इस एक्सरसाइज का। हमारा स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ इसकी ज़्यादा है, बाकी सॉल्यूशन के एतबार से ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से सॉल्यूशन में री राइट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मैं पहले क्वेश्चन को री राइट आपके सामने किया करूं, ताकि सॉल्यूशन में आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी चीज़ें अननेसेसरी और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे डिवाइड के साथ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैं जब क्वेश्चन को री राइट कर रहा हूँ तो मैंने इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की, आपके सामने बिल्कुल एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन को लिखा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो अब मैं करता हूँ इसको फैक्टराइज। तो पहला मरहला हमारा होता है फैक्टराइजेशन का, उसके बाद हमारी कैंसिलेशन का स्टेप होता है। अब यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई या डिवाइड में हैं, लिहाजा इसमें एलसीएम नहीं होता। अदरवाइज यहाँ पे हम एलसीएम को भी डील करते हैं। जब आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाए, कैंसिलेशन भी हो जाए, फिर हम एलसीएम लेते हैं। लेकिन एलसीएम तब लेते हैं जब आपके पास फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड आ रहा है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर हम कभी भी एलसीएम नहीं लेते। तो हम ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं, एक्स कॉमन लेने से एक्स प्लस वाई बच गया और नीचे हमारे पास ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे भी x कॉमन आने से x प्लस वाई रह जाएगा और नीचे मेरे पास ऑलरेडी y इंटू एक्स प्लस वाई आ रहा है, फैक्टराइज फॉर्म में है। और यहाँ पे डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इसका नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करते हुए y कॉमन भी ले सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस टू डिवाइडेड बाय, नीचे ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लाते हुए मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, x इंटू एक्स माइनस वन आ रहा है। तो यहाँ पे वन बाय वन आप कैंसिल कर दें, x प्लस वाई से कैंसिल हो रहा है, x प्लस वाई से कैंसिल हो रहा है। और इसी तरीके से आपका ये वाला y इस y से कैंसिल हो रहा है, ये वाला x इस x से कैंसिल हो रहा है। और सारी कैंसिलेशन के बाद जो आपकी बाकी वैल्यू बच रही है वो आपके सामने, यहाँ पे ये x बच रहा है, ये मैं लिख देता हूं। फिर x माइनस टू बच रहा है, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में x माइनस टू लिख देता हूं। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहां पे y बच रहा है और यहां पे हमारे पास क्या बच रहा है, x माइनस वन बच रहा है। आप कैंसिलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कैंसिलेशन ऊपर नीचे बस होनी चाहिए। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। फर्दर इसमें यह हो सकता है कि आप x को अंदर मल्टीप्लाई दोबारा से करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी बुक में यही सोल्यूशन लिखा हुआ है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 और स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जितने भी इसके क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर 4.2 को डिस्कस करेंगे। और 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंशाल्लाह तमाम के तमाम अलजबरा से रिलेटेड फार्मूलाज बताऊंगा, उसकी 2 कैटेगरीज आपको बता दूंगा। उन कैटेगरीज से आप उन फार्मूलाज को अगर याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फार्मूले याद भी रहेंगे। और आपके अलजबरा के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इन फार्मूलाज को आपने बार बार लिखना है। जितना ज्यादा आप 8 से 10 दफा इन फार्मूलाज को लिखेंगे तब जाकर आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर के हर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।